हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का एम प्लानर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहां पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आपने कितना करेक्ट किया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने टोटल 11 क्वेश्चंस को लिया है, तो 11 में आपने कितना करेक्ट किया वो आपको बताना है। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। तो देखिए, समावेशी कक्षा तो आप सभी को पता है कि जिसमें सभी तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एक शिक्षक को जो है विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या तो तैयार नहीं करना चाहिए, दूसरा है कभी कभी तैयार करना चाहिए, तीसरा है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और चौथा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा आप लोग बताइएगा और साथ ही यहाँ पे मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैफल्य। ठीक है, पठन वैफल्य को इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो डिसलेक्सिया। ठीक है, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। तो पठन वैफल्य जो है बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, तो न्यून अवधान विकार है, दूसरा है अपसारी चिंतन। ठीक है, और उसके बाद है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता और चौथा है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे डिसलेक्सिया है, अगर आपको पता है डिसलेक्सिया क्या होता है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, डिसलेक्सिया क्या होता है, जो पढ़ने में जो अक्षमता होता है इसी को डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आई होप कि आप लोगों का भी 3 आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पर आधारित है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित की गई समावेशी शिक्षा, ठीक है, की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो यह जो समावेशी शिक्षा के बारे में जो कहा गया है 2000 शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में, तो यह किस पर आधारित है। तो पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है औसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, तीसरा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और चौथा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके औसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, तो अगर देखिए फर्स्ट का बात करें तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करता है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं औसत बच्चों के लिए सहानुभूतिक अभिवृत्ति। तो सहानुभूतिक अभिवृत्ति जहाँ भी आई एक निगेटिव वर्ड होता है, इसको देख के भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, बिल्कुल सही, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे क्या होते हैं कि जो भी प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनमें डिसेबिलिटीज होती है, वो क्या होते हैं सामान्य बच्चों के साथ रहता है, उनके साथ जो है ज़्यादा टाइम बिताने के को जो है मौका मिलता है और वो भी जो है मुख्य धारा से जुड़ पाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो ये हमारा राइट आंसर होता है। अगर 4 का बात करें तो यहाँ पे कहता है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा की बात यह नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा थर्ड नंबर जो है यहाँ पे राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें क्या कहता है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ठीक है, जो संरचनावादी ढांचा होता है तो अधिगम जो है प्राथमिक रूप से क्या होता है, तो यंत्रवत याद करने पर आधारित है, दूसरा है प्रबलन पर केंद्रित है, तीसरा है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, चौथा है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है, तो देखिए, जो भी संरचनावादी ढांचा होता है अधिगम का, तो प्राथमिक रूप से यह इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अवबोधन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवबोधन। तो अवबोधन की प्रक्रिया पर क्या है, यह केंद्रित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो यहाँ पे बताना है बुद्धि के बारे में। बुद्धि के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने इसके बारे में जो थ्योरी दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, इसमें कहता है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। दूसरा है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विषयक विशेषक है।
ठीक है। उसका चौथा है बुद्धि जो है बहुआयामी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल होता है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। ठीक है। तो हावर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था उसके बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है। टोटल कितने प्रकार की बुद्धि होते हैं? 8। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये जो है 9 प्रकार का बुद्धि होता है हावर्ड गार्डनर के अनुसार। ठीक है। तो देखिए, जो बुद्धि होता है ये बहुआयामी होता है। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल होता है और जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों का भी 4 नंबर आंसर आया होगा। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग सभी एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। ठीक है। तो रूही है, यह क्या सोचती है? तो कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको एक से अधिक समाधान उसका जो ढूंढ लेती है। तो इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ठीक है। जब किसी एक समस्या के समाधान जो है मल्टीपल तरीके से वो ढूंढ रही है तो वो क्या कर रही है? तो सृजनात्मक विचारक है वो, अभिसारिक विचारक है, अनम्य विचारक है, या फिर आत्म केंद्रित विचारक है। ठीक है। चलिए, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियस है कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऑप्शन क्या होने वाला है। ठीक है। तो ऑब्वियस यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ही सबसे सटीक होता है। ये क्या है? तो सृजनात्मक विचारक है। ठीक है। क्रिएटिव थिंकर है, ताकि वो क्रिएटिव थिंकर इसलिए वो क्या कर रही है? तो किसी एक सवाल का जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढ रही है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में, ठीक है, जब वंचित समूह के जो भी छात्र हैं उनकी सहभागिता जब कम होने लगती है तो इस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए? ठीक है। तो पहला है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। दूसरा है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। और चौथा है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग निगेटिव वर्ड्स को भी पकड़ के आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या कहता है? छोड़ने के लिए कहना चाहिए विद्यालय, तो बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद है सेकंड में कि स्थिति जैसी है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट कर लेना, जैसा है उसको स्वीकार कर लो। ठीक है। इसमें कुछ भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर देनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता है? 4 नंबर, यानी कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, अगर आप रोजाना टेस्ट लगा रहे हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। देखिए, इसमें क्या कहता है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ठीक है। तो देखिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा जो भी बनाए गए सिद्धांत होते हैं जो स्वयं से वो बना लेता है, तो उसके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो पहला है कि बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। दूसरा है दंडित करना चाहिए। तीसरा है कि इसे याद करने के द्वारा जो है एक सिद्धांत से बदल देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है चौथा है कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप गौर करेंगे, यहाँ पे अनदेखा की बात हो रही है तो इसे गलत हो गया। दंडित तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे याद करने की बात हो रही है तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये सब निगेटिव कीवर्ड्स है जिसको कि आप पकड़ के आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। तो आप निगेटिव पॉइंट्स को लेकर अगर आप 3 ऑप्शन को हटा देते हैं तो चौथा ऑब्वियस है कि आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है इसकी क्या विशेषता है ये आप सभी को पता होगा। जहाँ पे कि बालक को केंद्र में रखा जाता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा दिया जाता है। तो इस पहले में कहता है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। दूसरा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तीसरा है यंत्रवत याद करना। और चौथा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, तो बालक को यहाँ पे प्रमुखता दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर, यानी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे केवल लगा है तो केवल देख के हटा दीजिए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे याद लिखा हुआ है, इसे देख के हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात हो रही है तो इसको देख के हटा दीजिए। जहाँ भी क्लासिफिकेशन की बात होगी, वर्गीकरण की बात होगी, तो वहाँ पे आप इसे हटा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या कहता है फ्रेंड्स, एक बार सभी वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रोजाना टेस्ट होता रहता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? तो संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे से पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, या फिर संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछे जाने के चांसेस हैं आपको। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा सन्निहित, यानी कि एक दूसरे से क्या है? तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंटर रिलेटेड है। चलिए देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्कोर जो है कमेंट में बताइएगा। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, जो संरचनावादी सिद्धांत होते हैं इनके अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। तो पहला अधिगम जो है पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। दूसरा अधिगम जो है यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तीसरा है अधिगम यानी लर्निंग जो है आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। चौथा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियस आपको समझ में आ गया होगा कि किसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो अधिगम अगर फर्स्ट का बात करें, स्मरण की बात करता है, तो स्मरण याद करना, कंठस्थ करना, ये देखते ही आप हटा देंगे। तो यहाँ देखिए याद फिर से आ गया, इसको देख के हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे व्यवहारों का अनुबंधन है। देखिए व्यवहारों का अनुबंधन क्या होता है कि जब स्टिमुलस और रिस्पांस की बात होती है तो हमेशा स्टिमुलस और रिस्पांस के द्वारा ही लर्निंग नहीं कराया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है? 4 नंबर, यानी कि अधिगम जो है सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। फ्रेंड्स इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा अगर सेशन पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।